अपने सुरों के माध्यम से भारत माता को नमन करेंगे। श्री योगेश श्रीवास्तव एडवोकेट जी, आप पधारें। भारत हमारी माँ है, माता का रूप है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस समारोह में एकत्रित हुए हैं। अपने आप ऐसे कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य मिलता है तो जैसे लगता है कि पूरी आत्मा यहाँ पे समर्पित कर दें, तो बहुत सौभाग्य है। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती जिस पर जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से जिसने बड़ा किया है। जीवन वो कैसा जीवन इस पे अगर नवारा, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। स्वर्णिम प्रभात जिसकी अमृत लुटाने आए, जहाँ सांझ मुस्कुरा कर दिन की थकन मिटाए, दिन रात का चलन भी जहाँ शेष जग से न्यारा, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। भारत हमारी माँ है, जहाँ साज मुस्कुराकर दिन की थकन मिटाए। आपके समक्ष थे इस आयोजन में श्री योगेश श्रीवास्तव जी एडवोकेट, और मैं एक युवा मन को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। श्री अर्क पांडे। हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाना आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। देखो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। अरे आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। अरे सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेदी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। अरे पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के बज दंड पर देश भक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्र भक्त की भुजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर, और जागो रक्त के भक्त लाडलों, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला डाले जगे कपाली कैलासी, कि रण की चंडी घर घर नाचे। मौत कहे प्यासी प्यासी, कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे।
कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, यदुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे। अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। कि सल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। आजादी का जगे मोर्चा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी काठी का राणा। बहुत सुंदर। और इसके पूर्व कि मैं अपने वक्ता को आमंत्रित करूं, अंत में एक गीत और बहुत ही प्रिय गीत है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई शिरोमणि जी को पुनः कि वे अपने स्वर लहरियों से देशभक्ति की भावना को आपके हृदय तक पहुंचाएं और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत एक गीत प्रस्तुत करें जो बहुत ही नीले गगन के तले धरती का प्यार बने। थैंक यू सर। वाकई इस गीत में जो प्रकृति का प्रेम, जो पूजा है, संभाव है, वो अपने आप ही में निराली। सुनते हैं एकदम। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। है नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। मैं इसके पूर्व की सादर डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को बुलाऊं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ कहना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं कहां से शुरू करूं? इनकी पढ़ाई लिखाई से, डिग्री से, साहित्यिक उपलब्धियों से क्या कहूं पहले? आसान नहीं अपने पूज्य गुरुजी, संरक्षक, फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड के बारे में यहाँ कुछ कह देना। आजमगढ़ के महुआरी गांव से यात्रा शुरू करके उदय प्रताप कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष तक अपने अनुभवों, अध्ययन, अध्यापन से हिंदी साहित्य को, समाज को, राष्ट्र को एक सच्चे योग्य सपूत बनकर माँ भारती को जुड़वा दे रहे हैं। शब्दों की कमी पड़ जाएगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ कि काशी के साहित्यिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम संचालन हो, एकल उद्बोधन हो, पुस्तक समीक्षा हो या अन्य जिम्मेदारियां जिस कुशलता और सफलता से निर्वहन करते हैं, हम सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। व्यक्तित्व में सरलता और जीवन जीने में बड़ी ही सादगी, दोनों मिलकर इन्हें पुरुषोत्तम बना देते हैं। अनगिनत पुस्तकों की समीक्षा, प्रकाशन, लेखन,
ने शायद इन्हें पूर्णता के बहुत नज़दीक ला दिया है। आप मेरे आदर्श हैं। इन्हें सुने लगता है सुनते हुए कि और सुने। मानवीय गुणों से ओतप्रोत एक ऐसा व्यक्तित्व जो काशी के हर मंच पर सम्मानीय है, हर वर्ग में आदरणीय है, हर दिलों में समादृत है। किसी को जीवन में और क्या चाहिए? डॉक्टर राम सुधार जी को सब कुछ मिला है। आप सबके हैं और सब इनके हैं। आपसे निवेदन है विनम्रतापूर्वक कि आज की शाम शहीदों के नाम आयोजन में हम सबको आलोकित करें। आदरणीय डॉक्टर राम सुधार जी। आदरणीय प्रदीप नारायण जी, अशोक आनंद जी, भाई अरविंद और यहाँ बैठे हुए सभी लोग जो आज़ादी की 80 साल का जश्न कल पूरे देश ने मनाया और आज शहीदों को याद करने के लिए यहाँ एकत्र हैं, सभी भाइयों को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। आज़ादी के 15-20 वर्षों के बाद आज़ादी जब मिली हमें तो हमने सपना देखा था कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी की छत बरसात में नहीं टपकेगी, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहेगा। और जब आज़ादी के 20 वर्षों के बाद कोई परिवर्तन जब नहीं होता है, अमीरी और गरीबी का भेद जब बराबर बना रहता है, तो धूमिल सवाल उठाता है और बहुत सारे सवाल धूमिल अपने आप में उठाए। आज जो पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, इसके पीछे एक ऐसे कवियों और साहित्यकारों का योगदान है जिन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाए। धूमिल कहता है कि मेरे देश का प्रजातंत्र मालगोदाम में रखी बाल्टी है जिस पर लिखा है आग और भरा है बालू। इससे शायद साफ चोट लोकतंत्र की स्थिति पर नहीं हो सकती है। जो कवि कहता है, इस पंक्ति को सब लोग जानते हुए हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खालता है और एक तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल आज तक बना हुआ है। 75 में धूमिल का निधन होता है। जो आदमी लिखता है कि लोहे का स्वाद लुहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इन सवालों को उठाने वाले कवि को 80 वर्षों के बाद हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसके मूर्ति को भंजित कर पा रहे हैं। वैचारिक दिवालियापन हम वहाँ पहुँचे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी की बात जब हो, देखिए पीढ़ियाँ होती हैं। मैं आपसे पहले भी निवेदन किया हूँ कि मैं थोड़ा रास्ता तलाश कर रहा हूँ कि मेजर अरविंद से अलग थोड़ी आम उनका विषय दूसरा था। वो भूगोल के, ज्योग्राफी के विद्वान हैं। उनको तिथिवार और सारी स्थितियाँ, 15 अगस्त के आधी रात को ही क्यों आज़ाद हुआ, उसके पहले की क्या स्थितियाँ थी, माउंटबेटन का क्या रोल था, गांधी जी क्या चाहते थे, जिन्ना क्या चाहते थे, तत्कालीन स्थितियाँ, बड़े बड़े लोगों पर उनका फोकस रहा है। मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि एक आम जन की क्या भूमिका रही है। देखिए होता क्या है कि हर पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दे के जाती है, कुछ देती है। क्या देती है ये महत्वपूर्ण है। एक वह पीढ़ी थी जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी का पाना सबसे बड़ा लक्ष्य था। प्रेमचंद अपने एक निबंध में कहते हैं कि मेरी केवल एक इच्छा है कि देश आज़ाद हो जाए और कुछ नहीं चाहता हूँ। एक वह पीढ़ी थी जो कुर्बान करने वाली पीढ़ी थी। और जब ऐसे पीढ़ियों पर हमारी निगाह जाती है तो मुझे आप सब भी उस पुस्तक को अगर कहीं मिले पढ़ेंगे, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो। तो उनके तमाम, और उसी किताब के संदर्भ में मुझे भगत सिंह के डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने को मिले थे। फोटोकॉपी उसकी हुई थी, फटे हुए पन्ने थे और उसमें भगत सिंह एक किसी दूसरे शायर की 2 लाइनें लिखते हैं। तुम्हें जिवह करने की जिद है तो मुझे मरने की है हसरत। तुम्हें जिवह करने की जिद है तो मुझे मरने की है हसरत। मेरी भी वही ख्वाहिश जो मेरे सैयाद की है। सैयाद माने कातिल। मैं भी वही चाहता हूं जो मेरा कातिल चाहता है। कौन सी वो पीढ़ी थी? 18 साल का खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर चढ़ता है और कहता है कि माँ, दूसरा जन्म भी मैं इसी काम के लिए तुम्हारी गोद में लेना चाहता हूँ। कौन सी वो माटी थी? और ये लोग तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।
तमाम ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास में कोई जगह नहीं है। हजारों हजार पेड़ की डालियों पर लटका करके फांसी डाल दी गई। आप इतिहास के पन्नों को, हमें वह एक पीढ़ी थी। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बड़ा संघर्ष, उन संघर्षों पर बहुत सारी बातें हुई हैं, हो रही हैं, हम कुछ परिचित हैं, नहीं अपरिचित हैं, लेकिन एक वह पीढ़ी थी जिसने देश को आज़ाद करके सौंपा। एक दूसरी पीढ़ी आई जिसके कंधों पर देश का दायित्व था। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जिसके कंधों पर दायित्व था और बड़ी बखूबी के साथ एक उस देश को, जिसको अंग्रेजों ने सपेरों का देश कह करके प्रसिद्ध कर दिया था, एक वो देश जिसको कि वो भिखमंगा मान गए थे कि खाने के लिए नहीं इसके पास है, एक वह देश जब उन कंधों पर आया, मजबूत कंधों पर आया, तो देश को औद्योगिक दृष्टि से, देश को ग्रीन हरित क्रांति के दृष्टि से उस पीढ़ी ने देश को समृद्ध किया। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम आज़ादी के बाद, ऐसा नहीं है, आज़ादी के बाद हम बहुत सफल हुए हैं। मैं केवल पिछले 12 सालों का रोजनामचा आपके सामने नहीं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं आज़ादी के बाद की 12 साल के बाद बड़ी चर्चा कल हुई और हो रही है, उसकी बात नहीं करूंगा। जिन लोगों के पास वो जिम्मेदारी थी, ऐसे ही हम नहीं 80 साल पार कर गए हैं। कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आईटी के फील्ड में तो आप बताऊं कि पूरी दुनिया लोहा मान गई। आज विश्व के तमाम बड़े देशों में आप आंकड़ा इकट्ठा करें, अमेरिका में, कनाडा में, उन सारे देशों में आईटी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में जो टॉप पर बैठे हुए हैं वो भारतीय बैठे हुए हैं। लेकिन मुक्तिबोध ने जैसा कहा था, देखते ही देखते कुछ अर्थ खो गया, हम भ्रष्ट हो गए, हम चोर होते गए, हम बेईमान होते गए, हम अपनी जेब भरते गए। और तब धूमिल जैसे कवि सवाल उठाते हैं कि वो खाने वाला, खेलने वाला कौन है जो रोटी से खेल रहा है। रोटी से खेलने वाले लोग इस देश में आ गए। यह उस पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी के हैं। मैं अपने को समझता हूँ उस तीसरी और चौथी पीढ़ी का। सवाल यह है कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। जो आज जैन जी वाली पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है, उसको हम क्या दे रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में साहित्यकारों ने और विशेष करके पत्रकारों की भूमिका आपको बताऊं कि अद्भुत थी। कानपुर से प्रताप अखबार निकलता था, आप सभी जानते होंगे, और उस प्रताप अखबार में प्रतिदिन अखबार के ऊपर एक पंक्ति रहती थी, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक प्रतिदिन अखबार में जब तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही, जबलपुर से पत्र निकलता था। माखनलाल चतुर्वेदी उसके संपादक थे, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता लिखी। उनके अखबार की ऊपर की पंक्ति प्रतिदिन वहां रहती थी, जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। यह अखबारों की उस समय की भूमिका थी। हम सब काशी में बैठे हुए हैं। काशी जैसा जागृत और जीवंत शहर है, हमेशा जागने वाला शहर है। मैं 1881 की चेत सिंह की क्रांति से हम सभी परिचित हैं। वो जागृत शहर है। चेत सिंह किले में हैं, पूरी अंग्रेजी सेना अंदर घुस गई है और बाहर काशी की जनता ने घेर लिया है। कहाँ भागोगे, और भागना पड़ता है वारेन हेस्टिंग्स को। 1781 की बात, 1799 में भाऊ जगत सिंह, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, एक ऐसा विद्रोह हुआ था, वो भी एक गजब का विद्रोह था वजीर को लेकर के, और उसमें भी अंग्रेज सत्ता को मानना पड़ा। और काशी में एक और बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बारे में घर छड़ा आंदोलन हुआ था काशी में। उन्होंने, अंग्रेजों ने सारे जनता के, सारे लोगों के मकान के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, और बिहार और बंगाल में इस तरह का टैक्स बढ़ा करके उन्होंने सफलता पा ली थी। बनारस में लगा दिया तो बनारस ने एक अजूबा आंदोलन किया। घर से निकल करके और एक जगह जाकर के, जगह चौराहे पर रात भर लोग बैठते थे और टैक्स वसूलने वाले आते थे, घर में किसी को पाते नहीं थे। उसको घर छड़ा आंदोलन कर दिया, महीनों चला था, अंत में उसको वापस लेना पड़ा था। उसी काशी में जब 42 का आंदोलन चल रहा था, पराड़कर जी यहाँ आज का कर रहे थे, अंग्रेज सरकार ने जब बंद किया तो रणभेरी अखबार निकलता था। और उस रणभेरी अखबार को भी जब सरकार ने बंद कर दिया, अंग्रेज सत्ता ने, तो आप जानते थे क्या होता था। गुप्त रूप से वह अखबार छपता था और रात में सारी बनारस के दीवारों पर चिपक जाता था। कैसे चिपकता था
चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें शामिल थे। पीठ पर उल्टा गोंद लगा करके और ऐसे चलते थे और जहाँ पर दीवार पर चपक जाते थे और फिर हट करके चले जाते थे। सवेरे बनारस की जनता रणभेरी अखबार को पढ़ लेती थी। ये बनारस ही नहीं, एक जनता का जागृत था। आप उस समय बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। सैयद राजा के आंदोलन को देखें, तब बनारस का अंग चंदौली था, आज चंदौली अलग जनपद बन गया है। किस तरह से सैयद राजा के उस थाने में गोली चलती है और कितने लोग मारे जाते हैं। एक विद्यार्थी जी उधर धानापुर में किस तरह से आंदोलन चलाते हैं। पूरी जनता एक साथ उठ गई थी, कोई परवाह नहीं है, लाठियां चलें, गोलियां चलें, कोई परवाह नहीं है। जनांदोलन जिसको कहते हैं। आज बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि आज गांधी जी खलनायक सिद्ध किए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तमाम सारी चीज़ों को लेकर के एक व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता है, लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। सन 1942 के आंदोलन में मैंने अध्ययन किया है, मैंने एक पुस्तक भी तैयार किया है सैयद राजा और धानापुर के आंदोलन को लेकर के। गांधी जी की एक आवाज़ पर पूरा देश चल पड़ता है खिलाफ में, उसके अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ में, चाहे जितने लाठियाँ और गोलियाँ चली। और जन जन के भीतर, और इसके बाद जो है लोक में तमाम लोकगीत उस समय ऐसे लिखे गए, जन जन जाता पीसने वाली औरतें गा रही हैं उस तरह के गीत। और एक गीत तो अद्भुत आपको बताऊं, एक गीत मुझे कहीं सुनने को मिला कि एक कहीं गाती हुई स्त्रियों को, तिजिया बीत गई सर बौला सड़िया अबो मंगौले ना। तो और चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि तीज बीत गई, साड़ी तुम अभी तक नहीं मंगाई, अपने पति से उलाहना करती है। ये सरबौला क्या है? तिजिया बीत गई सरबौला। मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई ये सरबौला क्या है? सरबौला का अर्थ तो डिक्शनरी खोजा, उसमें भी नहीं मिला। एक आदमी ने बताया और वो अद्भुत बात है। उन्होंने कहा कि उस समय बनारस का कलेक्टर सर बाउल था, और सर बाउल जो कलेक्टर था बहुत किसी को मानता नहीं था, किसी को कुछ समझता नहीं था, सबके ऊपर घोड़े दौड़ा देता था, लाठियां कर देता, मनमानापन करता था। तो अपने पति को करिए तुम सरबौला हो गए हो, इतना तुमको होश आवास नहीं रह गई है। क्या लोग पकड़ता है। लोग के पास जाइए तो आज़ादी के उस दर्द को, आज़ादी को, उस पीड़ा को, बनारस में ही आप बनारस के बहती गंगा को पढ़ें, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। क्या जब फांसी उसको दी गई चौक थाने पर, जब वह निकाल दिया जाता है मिर्ज़ापुर, तो कचौड़ी गैली सून कैला बलमू। लोग को लेकर के जिस तरह से आज़ादी ने, जनता ने प्रोत्साहन किया, तो जन आंदोलन था, किसी बड़े नेता का आंदोलन नहीं था, वो जन जन का आंदोलन बन गया था। ऐसे में यह आज़ादी हमें मिली। अब हमारा क्या, आज़ादी मिली, उसकी कीमत हम क्या कर रहे हैं? उसकी कीमत में हम केवल धूमिल की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, उसकी कीमत में हम अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने, शिक्षा की बात अरविंद ने बहुत अच्छी कहा, अम्बेडकर क्यों हुए? अपनी शिक्षा के कारण। देश के संविधान निर्मित से लेकर के एक बड़ी आबादी को असली स्वतंत्रता का अर्थ अगर चखाया किसी ने, ऐसे अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ करके हम क्या करेंगे? आज बड़े सारे सवाल हैं, उससे बड़ी सारी जिम्मेदारी है। आज ये जरूरत नहीं है कि हम सेना पर जाके गर्दन कटा दें तो हम शहीद कहे जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारी भारतीय सेना बिल्कुल समर्थ है। लेकिन ज़रूरत क्या है? आज जो बड़े संकट हैं इसके सामने, अगर हम, सबसे बड़े संकट पर्यावरण का संकट है। आज कंक्रीट के जंगल हम होते जा रहे हैं। और एक आदमी अभी साउथ के हैं, कल उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इधर तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। उसने कहा कि, हमने कहा कि बनारस में तो बिल्कुल बारिश नहीं है। उन्होंने कहा कि सर बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया है, बनारस में कहाँ से बारिश होगी? बनारस को लेकर के उस आदमी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में बनारस कंक्रीट का जंगल हुआ है। हम अगर आज़ादी का सम्मान करते हैं, उन शहीदों का सम्मान करना है, तो हमें हरे भरी धरती बनाना है। इतने वर्षों के बाद भी अभी अगर हम हिंदू मुसलमान को लेकर के, छोटे बड़ों को लेकर के, बाभन चमार को लेकर के अगर हमारी मानसिकता बनी हुई है, तो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। जिस चरित्र निर्माण की बात मेजर ए.के. सिंह कर रहे थे, वह हमने चरित्र कहाँ तक निर्मित किया?
चरित्र निर्माण की बात जो कह रहे थे, हर व्यक्ति जहाँ है अपने दायित्व को समझे, वही सच्ची श्रद्धांजलि है भगत सिंह की, भगत सिंह के साथियों की और उन शहीदों के लिए। आप सोचिए कौन सी वो बात थी। मैं तो बार बार सोचता हूं कि कहाँ गए लोग, वो कैसे वो लोग थे। आप पढ़िए ना, यहाँ सचिन सन्याल की बात को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे एक सिंह ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया है अपने उस संदर्भ को, फ्रीडम एट मिडनाइट को लेकर के। मैं उतना गहन अध्येता नहीं हूँ उसका, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस प्रवाह को लेकर के किन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दिया है और हम क्या कर रहे हैं। हम अगर अभी भी वही हैं, अगर हम वही दूसरे के छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति जहाँ है वो अपने दायित्व को समझे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो सैनिक है। हर व्यक्ति अगर अपने दायित्व को समझेगा तो शायद हम केवल कहने से 47 में विकसित भारत नहीं होंगे। हर जन जन को अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। बोलने से ज़्यादा है, हम आज से शायद 1 इंच अगर उसमें बढ़ सकें, हम अगर बढ़ सकें, अगर हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो हम विद्यार्थी के भीतर उस भाव को पैदा कर सकें। हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं। 15 अगस्त को भारत माता की जय विद्यार्थी प्रार्थना सभा में बोल दे रहा है, उसे नहीं पता है कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, उसे नहीं पता है, उसे हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाज केवल इससे नहीं लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी ऊंची इमारतें हैं, इससे भी नहीं लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने बड़े उद्योग धंधे हैं, इससे भी नहीं कि उसके खजाने में कितनी दौलत भरी है। किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाज केवल और केवल इससे लगाया जा सकता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कितनी चरित्रवान है, कितनी नैतिक है और कितनी राष्ट्रभक्त है। हम सबकी जिम्मेदारी है क्या हम अगली पीढ़ी, एक हमने 3 पीढ़ियों की बात कहा, एक पीढ़ी वो थी, दूसरी पीढ़ी वो थी, तीसरी पीढ़ी हम हैं, क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो चरित्रवान हो, नैतिक हो, राष्ट्रभक्त हो। ये बड़ी जिम्मेदारी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आपसे कह जा चुकी हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैं इस क्षेत्र का बिल्कुल वो नहीं हूँ। कुछ बातें थी साहित्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, तमाम तरह की नई शिक्षा नीति निकली है। शिक्षा पर भी बात कहा कि हमें शिक्षा की व्यवस्था को बनाना पड़ेगा और शिक्षा से संबंधित होने के कारण मैं सुनता भी हूँ लोगों से, अपनी शिक्षा प्रणाली को बहुत विकसित करनी पड़ेगी। अंतिम बात एक स्वामी विवेकानंद के कथन से अपनी बात समाप्त करूंगा। कैसी शिक्षा प्रणाली उस समय के लोग चाहते थे, गांधी जी चाहते थे, विवेकानंद चाहते थे। हमें एक ऐसी, विवेकानंद का कोट कर रहा हूँ आपके सामने, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जहाँ विद्यार्थी इस महान राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को आत्मसात कर सके। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें आज भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय हो, संतुलन हो, सामंजस्य हो। यदि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं करेंगे तो हम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये गुलाम भारत का मनीषी कह रहा है और हम 80 वर्षों में क्या ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित कर सके हैं, बड़ा प्रश्न है। आप सभी ने मुझे कुछ बात कहने का अवसर दिया और ख़ास करके भाई प्रदीप नारायण सिंह जी, इनका स्नेह हमें निरंतर मिलता रहता है। इस तरह के अवसर वो अक्सर उपलब्ध कराते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं। और अशोक जी और अरविंद और आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रकाश के लिए अपने शोध समिति के संरक्षक भाई अनुज प्रदीप नारायण सिंह को माइक्रोफोन पर बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय राम सुधार सर, आदरणीय अशोक भैया, आदरणीय मेजर अरविंद सिंह जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे अतिथिगण, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए और धैर्यपूर्वक ये शहीदों के साम एक कार्यक्रम जो जगतगंज रिसर्च समिति ने आयोजित किया था उसका आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ। हम लोगों ने बहुत परिश्रम से प्रामाणिक तथ्यों के आधार पे कुछ रिसर्च किया और उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय से, जो शोध छात्र हैं उनसे, कि
पूर्वांचल में, देश में ऐसे बहुत से गुमनाम नायक और नायिकाएं हैं, वो अगर सच्ची श्रद्धांजलि जगत सिंह को देनी है तो उन दस्तावेज़ों के ज़रिए उनको खोजा जाए जो प्रामाणिक दस्तावेज़ों के आधार पे अकाट्य सत्य हो, किस्सा कहानी न हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः सबका आभारी हूँ।